नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। घोसी लोकसभा सीट पर चुनावी माहौल गर्मा गया है। सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलने वाला है। इस बार इस सीट पर सपा ने राजीव राय को उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने ये सीट सुभा सपा को दी है। इधर सुभा सपा से मंत्री ओम राजभर के बेटे अरविंद राजभर गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जबकि बसपा ने पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को उम्मीदवार बनाकर पिछड़े वोटों में बंटवारे की राह और सुभा सपा का संकट और बढ़ा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और मैं इस समय अपनी पूरी टीम के साथ मऊ में हूं और मऊ का जो चुनावी कवरेज है वो कुछ रंगीन टाइप का है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर इस बार की जो लड़ाई है बड़ी दिलचस्प है। आपको बता दूं कि कल्पनाथ राय की धरती रही है मऊ और कई बड़े नेता जो है यहां से पैदा होकर निकले हैं। अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में ओम प्रकाश राजभर, AK शर्मा, तमाम ऐसे नाम हैं जो यहाँ पर मऊ में काबिज हैं और मऊ के विकास के लिए वो सतत जो है प्रयास में लगे हैं। मैं घोसी विधानसभा में हूँ और घोसी विधानसभा का यह एक गांव है। इस गांव में लोगों का मूड क्या है प्रत्याशी के प्रति और यहाँ के लोग किसको पसंद करते हैं। देखिए, जो असल वोटर होते हैं वो गांव में होते हैं। कहते हैं ना, गांव की जो राजनीति होती है उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम एक्चुअल रिपोर्टिंग के लिए इस गांव में आए हुए हैं और यहाँ के लोगों की राय को जानेंगे, समझेंगे और फिर यह तय करेंगे कि यहाँ मऊ जनपद में किसके तरफ बयार बह रही है। घोसी उत्तर प्रदेश की उन बिरली लोकसभा सीटों में है जिसने सियासत में सबका साथ के नारे को वास्तव में जमीन पर उतारा है। कभी ये वामपंथ का गढ़ रहा, कांग्रेस का भी यहाँ झंडा फहरा, निर्दलीय ने भी जीत का ताना बाना बुना, बसपा को भी घोसी का साथ मिला तो समाजवाद से लेकर दक्षिण पंथ तक को भी नुमाइंदगी मिली। सपा भाजपा को भी एक बार ही सही लेकिन जीत उनको भी मिली। हालांकि पिछले 1.5 दशक से घोसी की राजनीति के मुद्दे भी बदले हैं और कलेवर भी। इस बार की लड़ाई त्रिकोणीय है और विकास के साथ मातम यानी मुख्तार अंसारी की मौत भी सियासत का मुद्दा है। बता दें कि बुनकरों की कारीगरी के लिए मशहूर घोसी का सियासी भूगोल मऊ जिले की 4 विधानसभा सीटों मऊ, घोसी, मोहम्मदाबाद, गोहना, मधुबन और बलिया जिले की रसड़ा सीट मिलाकर बुना हुआ है। पूर्वांचल की कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो जातीय गणित पर ही यह चुनावी केमिस्ट्री साधती है। और मैं घोसी विधानसभा के ग्राम चोरपा में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये भीड़ है। और भीड़ क्या है, ये स्थानीय दुकानदार है एक तरह से। और जो असली मुद्दा होता है ना, वो चाय की दुकान से शुरू होता है, पान की दुकान पे शुरू होता है। असली राजनीति हमारे देश में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन्हीं सब जगहों से शुरू होती है। तो मैं बारी बारी लोगों से पूछना शुरू करूंगा। क्या नाम है आपका? राधे श्याम प्रजापति जी। आप प्रजापति जी हैं। यहाँ पर अरविंद राजभर वो लोकसभा चुनाव में आए हुए हैं और राजीव राय हैं गठबंधन से। तो क्या लग रहा है इस बार किसका पल्ला भारी होगा? अरविंद जी ही जीतने वाले हैं। क्या कुछ बेहतर लगता है अरविंद जी में? ये मोदी जी की देन है उनको जिताने के लिए। हाँ, जो कुछ किया है मोदी जी किए हैं और यहाँ के जो योगी जी हैं उनके द्वारा ही ये जीत पाएंगे। अच्छा। अकेले नहीं जीत पाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा ओम प्रकाश नाम। राजभर है क्या? चमार है। अच्छा, हरिजन है। तो इस बार क्या लग रहा है कि मतलब आपके जो दलित वर्ग के लोग हैं वो वोट कहाँ करेंगे? कुछ सपा में करेंगे। कुछ सपा में करेंगे। ये ईमानदारी वाली बात आपने बताई बता एकदम। रहा हूँ। और आप कहाँ करेंगे? हम लोग भी तो सपे में करेंगे। अच्छा, सपा में और भाजपा में आखिर क्या अंतर है? भाजपा को क्यों नहीं करेंगे? अब भाई, अब मान लीजिए लड़का पढ़ लिख करके बेकार में पड़ल, बांस नौकरी चाकरी नहीं मिला। तो मायावती भी तो रही है काफी दिनों तक, तो उन्होंने कितनी नौकरियां पैदा कर दी? इसके पहले अमीर हो गए थे वो लोग। हाँ। अभी गरीब हो गए हैं। तो इसके पहले मायावती थी तो उन्होंने कितनी नौकरियां दी थी आप लोगों को? और वही सफाई कर्मी में वही एक बार। तो सफाई कर्मी ही अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं? नहीं पढ़े लिखे मैंने वही एक बार। चलिए, ये होता है। देखिए, ये वोटर का मूड होता है और भी बहुत सारे लोग हमसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा अनिल कुमार राजभर नाम है। अच्छा, आप राजभर हैं। तो वोट इस बार आप साइकिल को देने जा रहे हैं? नहीं, हम तो अरविंद राजभर को देंगे। वैसे चूंकि हम पहले बीजेपी से ही जुड़े हैं। हाँ, और वो NDA में शामिल हो गए हैं तो हमको तो उन्हीं को वोट देना है। क्या कुछ फायदा है NDA से? आपको क्या लग रहा है मोदी योगी ने क्या क्या किया? बहुत किए हैं। रोड देख लीजिए, एयरपोर्ट देखिए, और नौकरियां भी आ रही हैं। ये कह रहे हैं कि नौकरी भी नहीं आ रही हैं। क्यों नहीं नौकरी आ रही हैं? आपका बच्चा पढ़ेगा तो क्यों नहीं नौकरी करेगा? हाँ भाई,
कहाँ नौकरी आई लो भैया ये इनके बताओ। घर में पूछिए कि सबसे बड़े मतलब हाँ फ्री है कि नहीं पहले ये सिलेंडर तो औरतें के भाई मिला तो मर्द के औरतों मिला में का है। एक भतीजा है इसमें नौकरी कर रहा है, पढ़ाई की देन है कि वो नौकरी कर रहा है। पहले से हुए हैं। पहले से हैं तो पढ़ाई की देन है कि नहीं देन है, वही ना होगा। बताइए। अच्छा, आपको राशन मिलता है? हाँ बोलिए कौन देता है, मायावती देती है या मोदी देते हैं? भाई पहले से राशन ही मिलत रहा। फ्री राशन तो नहीं मिलता था। ना पहले फ्री मिलता था। फ्री राशन मिलता है तो अब वो तो मोदी कर रहा अभी है। 28 तक फिलहाल फ्री हो गया। आपकी अपनी मर्जी है, आप किसको वोट करेंगे ये आपके विवेक के ऊपर छोड़ देते हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। चश्मा आपने लगाया हुआ है, क्या नाम है आपका? हीरा माली। हीरा नाम है आपका? हीरा की तरह आप लग भी रहे हैं। इस बार चुनाव में लहर क्या लग रहा है? सर बीजेपी निकलेगी। कैसे, मतलब क्या रीजन हो सकता हम बीजेपी के बूथ अच्छे से हैं है? और हम पहले से आज 10 साल से बीजेपी हैं और बीजेपी से ओर से मुझको आवास भी मिला है और गैस भी मिला है और बीजेपी के हम कार्यकर्ता भी हैं और बीजेपी का हम प्रचार भी करते हैं। आगे भी ये राजभर थे, उनके भी हमको प्रचार किए थे, वही भी करते हैं। और कहने वाली बात है कि गुंडागर्दी और ज़्यादा हड़कंप नहीं है, इसमें शांति मतलब कंफर्टेबल हम लोग महसूस कर रहे हैं बीजेपी को। मिला जुला कर अब मैंने पहले भी बताया था कि मऊ और गाजीपुर का जो एरिया है यहाँ पर माफियाओं का एक समय में आतंक हुआ करता था। फिलहाल अभी योगी सरकार में माफियाओं का खात्मा हो चुका है और ये काफी जो है सहूलियत है यहाँ के लोगों के लिए। यहाँ एक और भाई साहब उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार मौर्य, ग्राम प्रधान चोरपा कला। अच्छा, यहाँ आप एक प्रधान हैं। जी, तो मौर्य समाज किधर जा रहा है इस बार? सब सारे के सारे लोग जाएंगे बीजेपी के साथ। अच्छा, क्यों? इसलिए जाएंगे कि बीजेपी से ही सबको लाभ मिला है। बीजेपी की देन है कि हम आज सबकी सेवा कर रहे हैं। जो लोग चाह रहे हैं हम सबका आवास दिलवा रहे हैं, शौचालय दिलवा रहे हैं, राशन दिलवा रहे हैं। अगर बीजेपी की देन नहीं होती तो हम किसी को कुछ लाभ नहीं दिला पाते। नहीं, कुछ लोग तो कह रहे हैं आप साइकिल पे भी वोट कर सकते अरे हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि 100 में 2-4%, 10% लोग जाएंगे भी इधर उधर, लेकिन मान करके चले कम से कम 70% एक तरफा जाएगा बीजेपी के। अरविंद राजभर जीतेंगे, एकदम जीतेंगे। तो यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर जाति का जो फैक्टर है वो भी काम करेगा। इसके अलावा और भी हमारे साथ भाई हैं। क्या नाम है आपका? प्रहलाद कुमार ठाकुर। प्रहलाद भाई, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? एनडीए प्रत्याशी श्री अरविंद राजभर जी चुनाव जीत जाएंगे। और आप कह रहे हैं क्या लगेगा, एनडीए का पलड़ा इसलिए घोसी विधानसभा का मैं प्रॉपर रहने वाला हूं, तो घोसी विधानसभा में राजीव राय न्यूट्रल रहेंगे। यहाँ लड़ाई बालकृष्ण चौहान जी से और अरविंद राजभर से रहेगी घोसी विधानसभा में। अच्छा, हाँ, ठीक है। और पूरे लोकसभा में राजभर समाज और चौहान समाज पे चुनाव टिका हुआ है। यहाँ 50-50 दोनों तरफ जाना है। जातिगत फैक्टर काम हाँ, करेगा। जातिगत करेगा। और भी कुछ लोग हैं, बोलेंगे कुछ आप? अरे बोल दीजिए। वोट तो डालते ही हैं। हाँ, वोट दिया जी बीजेपी के भैया। अच्छा, बीजेपी को वोट करेंगे? अरे ऐसे सीधे बोल दिया आपने, ठीक है। क्या कुछ मोदी का क्या बेहतर लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। योगी जी का क्या अच्छा लगता वो भी अच्छा है। अच्छा, पान बेच रहे हैं आप? पान कौन सा पान बेच रहे हैं आप? सब देते हैं सर। अच्छा, मगई पान। तो आपकी दुकान पे तो बहुत सारे लोग आते होंगे। क्या लग रहा है इस बार? अच्छा लग रहा है। चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव भी अच्छा है। कौन यहाँ पे लीड कर रहा है? बीजेपी। क्या कुछ फायदा होता है बीजेपी से? बहुत फायदा हमको क्या है। जैसे? वास मिल जाता है, राशन मिल जाता है। अच्छा, अब कितना लाभ उठावा जामा। यहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं अरविंद जी और दूसरे प्रत्याशी राजीव राय हैं जी। क्या लग रहा है इस बार? इस बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और अरविंद राजभर। क्या उनके में क्या अच्छा लगता है आप लोगों को? नवयुवक हैं, हम लोग की बात को समझने की कोशिश करेंगे और छोटी मतलब विकास में योगदान करेंगे। जी जी। क्या कुछ आप मऊ लोकसभा को कैसे देखते हैं? यहाँ पर जो पहले जो सांसद रहे और अब जो ये खड़े हुए हैं, इन लोगों में क्या अंतर रहा है? और कोई सर जीत के कुछ पता नहीं चलता था, पता ना कहाँ चले गए क्या नहीं। जमीन से जुड़े हुए हम लोग बराबर आते रहते हैं, विधानसभा में प्रचार करने आते रहते थे यहाँ पे, इसलिए हम लोग बहुत अच्छे प्रत्याशी दिख रहे हैं इस बार। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ सर। अच्छा जी। क्या नाम है? राहुल सिंह। राहुल भाई, यहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर और इंडी गठबंधन के हैं राजीव राय जी। एक प्रत्याशी और कल कूद गए हैं जी। तो मऊ की जनता क्या कहती है इस बार? यहाँ आपके गांव और आपके क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं? देखिए, इस बार अरविंद राजभर जी को चुनाव में कोई हरा नहीं सकता है।
वो चुनाव एकदम जीत गए हैं। बाकी लोग जो भी आ रहे हैं उनका कोई मतलब है नहीं। नहीं, क्या उनके अंदर अच्छा है? आप देखिए, कैसे कह सकते हैं? इसके पहले विधानसभा का भी चुनाव हुआ था और तब भी वो हमारे गांव में आए थे। और सबसे अच्छी उनकी एक चीज़ है कि वो हर समय जहाँ पे भी कोई भी परेशानी होती है या सबके सुख दुख में वो हर समय आते रहते हैं। आप उनको फ़ोन करेंगे या जब भी मिलना चाहेंगे उनसे आराम से मिल सकते हैं। और लोग जो भी आज तक प्रत्याशी हुई हैं कभी किसी से कोई मिलना नहीं चाहता है। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि वो हर व्यक्तियों से मिलना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नए उम्र के हैं, नए युवक हैं, हम लोगों के साथ एकदम कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार राजभर। अच्छा, आप राजभर हैं? जी तब तो राजभर को ही वोट करेंगे आप? जी। क्यों राजभर को वोट करेंगे? क्यों नहीं सपा साइकिल वाले को वोट करेंगे? सपा हमसे मिलने थोड़ी आता है। अरविंद राजभर जी हम लोगों से जब भी दिल चाहता है, जब फोन करेंगे मिलना चाहते हैं तो आ सकते हैं। वो जब भी कोई जरूरत है उनसे हम बात करना चाहते हैं, बात हो जाती है। हमेशा हमारे ग्राम सभा में आते रहते हैं। जब भी कोई मान लीजिए हमारा कोई काम है उनसे कहेंगे तो हमारा सुनते हैं। अच्छा जी। तो इस बार यहाँ का मूड क्या है? मूड यही है कि हम लोग सांसद बना रहा है। हम लोग उन्हीं को जिताएंगे, सांसद उन्हीं को बनाना चाहते हैं। प्रत्याशी का नाम जानते हैं भाजपा से जो आए हुए हैं? जी जी क्या नाम है? अरविंद राजभर। और जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं उनका क्या नाम है? वो उनको तो अभी नहीं जानते हैं। अभी तो हम 15 दिन हुआ विदेश से आए हैं। अच्छा, हाँ। तो विदेश में आप रहे हैं, जी। क्या लग रहा है यहाँ पर डबल इंजन की सरकार का कुछ काम वाम हुआ है? बहुत हुआ है, बहुत। ये समझिए कि पूरा देश में समझिए कि बहुत अच्छी है। अभी तो कुछ लोग जो विदेश में घूम रहे हैं उनको मालूम है। हम लोग विदेश में हैं तो हमारी इंडिया का बहुत वर्चस्व का मतलब कि बहुत माने मान सम्मान है। हमारे देश का इतना समझिए कि ताकत इस समय की बहुत मजबूत है। तो क्या लगता है यहाँ पर इस बार जो है कौन बाजी मारेगा? अरविंद राजभर जीतेंगे। क्या उनके में अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है कि वो हर आदमी से मिलते रहते हैं। सबसे बड़ी यही है चीज, मिलते रहते हैं, हर आदमी मिलते हैं और संपर्क में रहते हैं। यही कारण है। और लोग जो है कि संपर्क में नहीं रहते हैं, न मिलते हैं, जीतने के बाद चले जाते हैं, कुछ किसी से कोई मिलता नहीं है। इसीलिए हम लोग। क्या नाम है आपका? श्री कृष्ण राजभर। मुंह तो बहुत टाइट रखे हैं आप। हाँ, पहले ही से। अच्छा, तो अब वोट डालने का समय आ गया है। हाँ। क्या लग रहा है? अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर। काहे लेके सब लोग अपनी अपनी पार्टी देख रहे हैं तो हम भी अपनी पार्टी देखेंगे। क्या फायदा हो जाएगा आपको? बहुत हो जाएगा। कम से कम इतना तो नाम हुआ, राजभरों को कोई जानता नहीं था। कहीं जाते राजभर कौन जातियां होती हैं। हाँ, तो अब ओम प्रकाश राजभर ने जगाया कि हाँ कुछ हैं लोग राजभर लोग। अच्छा, तो इसीलिए हम लोग ओम प्रकाश राजभर। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे तो लोग बता रहे थे कि आप साइकिल को वोट देने वाले? नहीं, साइकिल को नहीं देने वाले हैं। जब से ये पार्टी हुई तो हमने इनको लाया मऊ में, ओम प्रकाश राजभर को। अच्छा, हाँ। कौन से देखिए हम पूछी हुई बताइए, क्या नाम है आपका? देवंती। वोट डालने का समय आ गया है, अब सांसदी का चुनाव आ गया है। यहाँ से प्रत्याशी हैं अरविंद राजभर और राजीव राय। वो समाजवादी पार्टी से साइकिल छाप से, अरविंद राजभर जो है वो फूल छाप से हैं। तो क्या लग रहा है किसको वोट करेंगी आप? अच्छा, ये बताइए कुछ फायदा मोदी जी इतना बताते हैं, मोदी जी कहते हैं फ्री राशन मिलता है और ये सब कुछ फायदा होता ही नहीं आप लोगों को? का है ना, क्या क्या मिलता है आपको? राशन में ना मिली। और क्या, और कोई आवास वास मिला कि नहीं मिला है? का है आवास तो 3 गो लड़कों के अलग से मिलल है, छोटका के नाम मिलल है। अच्छा, राशन मिलता है फ्री में? हाँ, ये तो मोदी जी देते हैं। हाँ, मिल रहा था। ठीक। आपको बता दें कि सपा ने इस बार राजीव राय को उम्मीदवार बनाया है। 2014 में उन्हें यहां 1.66 लाख वोट मिले थे, जबकि भाजपा ने गठबंधन में ये सीट सुभा सपा को दी है। सुभा सपा के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर गठबंधन के प्रत्याशी हैं। राजभर के लिए ये साख और अस्तित्व की लड़ाई है। पिछले साल हुए घोसी विधानसभा चुनाव के उपचुनाव में राजभर और सपा से फिर भाजपा में आए दारा सिंह चौहान ने पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन दारा को हार का मुंह देखना पड़ा और सपा के सुधाकर सिंह जीत गए। 2017 में मऊ विधानसभा में 88,000 से अधिक वोट पाने वाले महेंद्र राजभर सुबह सपा का साथ छोड़ सपा के खेमे में हैं। इससे भी बड़ी चुनौती बढ़ गई है। घोसी की सियासत के शुरुआती 4 दशकों का ट्रेंड अलग रहा है।
लगभग 60 से 70 हजार आबादी वाली भूमिहार बिरादरी से यहां अब तक 12 सांसद चुने गए हैं। इस सीट पर लगभग 4 लाख दलित और 2.5 लाख से अधिक मुस्लिम वोटर हैं। 1.5 लाख से अधिक राजभर और लगभग इतने ही यादव हैं। 1.5 लाख से अधिक लोनिया चौहान तो राजपूत ब्राह्मण और वैश्य की सम्मिलित आबादी 2 लाख से अधिक है। पिछले 2 दशक से नतीजे जातियों की गोलबंदी पर ही तय हो रहे हैं। इस बार भी लोकसभा चुनाव में पक्ष विपक्ष ने जातीय शतरंज पर ही अपने मोहरे उतारे हैं। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। अंतिम चरण में घोसी में चुनाव है और यहाँ पर सभी दलों ने करीब करीब अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। सबसे दिलचस्प लड़ाई अगर हम बात करें तो घोसी की है। यहाँ पर पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान के ऊपर बहुजन समाज पार्टी ने दाव लगाया है और हमारे बीच में वो हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जीतने के बाद प्राथमिकताएं क्या होंगी, जनता के बीच में किस विजन को लेकर जा रहे हैं और क्या कुछ और रह गया है बाकी जो जीतने के बाद इनको यहाँ पर इस क्षेत्र में करना है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। जीतने के बाद जो आपका लक्ष्य होगा वो क्या होगा, क्या लक्ष्य लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, जीतने के बाद हमारी जो लक्ष्य है, जो यहाँ दबे कुचले दलित पिछड़े अल्पसंख्यक इनके जो हक हकूक हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा के लिए आवाज़ उठाना, उसके लिए लड़ना और जो ये वर्तमान सरकार की जो फासिस्टवादी नीतियां हैं उसको चुनाव में बताना। और ये हमारा चुनाव के दौरान ये गिनाना है कि इन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया। इनके कार्यकाल में बेरोजगारी और महंगाई का ही विकास हुआ है, भ्रष्टाचार का ही विकास हुआ है और सारे काम मतलब जुमले वाले ही हुए हैं। इसलिए इनको यहाँ से हटा करके बदलाव लाना है। लोकतंत्र में जनता की आवश्यकता होती है कि समय समय पर सत्ता को बदले, उसको बदल करके दूसरे को सत्ता में लाए जो उसके हितों के अनुकूल कार्य कर सके। यहाँ पे अगर बात करें तो जातिगत समीकरण बहुत मायने रखता है सांसद जी, क्योंकि आप ऐसी पार्टी से हैं जिसका एक वोट बैंक क्लियर है। दूसरा ये कि अगर हम देखें तो पिछले चुनाव में जो आपकी जाति है उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो इस लिहाज से आपको क्या लगता है, आप कितनी जो टक्कर है आपकी प्रत्याशी, किस प्रत्याशी से आपकी टक्कर है या फिर किस लेवल पे आप चुनाव को लड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि यहाँ जो समीकरण की आप बात कर रहे हैं तो तुलनात्मक जो बेस आधार बताया आपने कि बहुजन समाज पार्टी का बेस है और जो हम आए हैं तो हमारा भी जो जनाधार है, जो समाज की बात आप कर रहे हैं, तो उसी आधार पर हम 1999 में भी यहाँ से जीत हासिल किए थे और समीकरण उसी टाइप का है, उससे कोई भिन्न नहीं है। इसलिए जो भी लड़ाई के मैदान में है वो हमसे हर हालत में कमज़ोर हैं, इसलिए जीत हमारी जो है होगी, पक्की है। लेकिन दारा सिंह चौहान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और यहाँ पर उनकी भी एक अच्छी खासी लोकप्रियता मानी जाती है, इसको कैसे देखते हैं आप? जो भी दारा सिंह की लोकप्रियता हो तो वो तो मानी जाती है, लेकिन कभी देखी नहीं गई। 1999 में दारा सिंह चौहान खुद प्रत्याशी थे सांसद के लिए, तो उनकी लोकप्रियता वहीं साबित हो गई। अकेले जो जब रहते हैं तो बड़े लोकप्रिय होते हैं, जब मुकाबला होता है तब पता चलता है। तो अब अगर हम बात करें तो लोकसभा का ये जो चुनाव है, इस चुनाव के बाद जब आप चुनाव जीत जाएंगे तो यहाँ पर प्रमुख कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको जो करने की आपको तत्काल आवश्यकता पड़ेगी? तत्काल आवश्यकता जो कम पहले तो जो हमारे फंड मिलते हैं निधि वगैरह, उनका उपयोग छोटे तबकों में अधिकांश ज़्यादा तरह से जो छोटे काम है, नाली है, खड़ंजा है गांव का, पुल पुलिया है, हैंड पंप है, आवास है, विद्युत की व्यवस्था जहां नहीं है वो फोकस होता है। बड़े काम के लिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं, प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से, और भी नीतियों की बात की जाती है। जैसे हम पिछली बार थे तो पेट्रोल पंपों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण नहीं था, हमने बात उठाई तो उसको सुना गया, उसके पहले कोई उठाया नहीं था तो वो लागू हो गया। और बड़ा काम जैसे परसिया और बरहज का पीपे का पुल था, यहाँ खाली था
यहाँ तुर्ती पार भागलपुर में पुल बन गया तो खाली हो गया पीपा, उसको हम यहाँ ला करके इस रास्ते को कम किए, नहीं तो घूम करके 60 किलोमीटर जाना होता था। बरहस से होके एक गांव चक्की मूसा डोही है इसी लोकसभा क्षेत्र में, वो जो है घाघरा के उस पार है, तो वहाँ पहुँचने के लिए 60 किलोमीटर चक्कर, यहाँ से पार हो जाएंगे तो 8 किलोमीटर से पहुँच जाता है आदमी। तो बड़े काम हैं, छोटे काम हमने अपने फंड से किया, क्योंकि चूंकि हम सरकार में नहीं थे इसलिए सरकारी योजनाओं पर हमारी पकड़ उतनी नहीं है, लेकिन रेलवे का मुद्दा हमने अंदर तक जाके उठाया, मीटिंगें की डीएम से, और उसमें जो कोतवाली थी उन्हीं के जिम्मे लगा दिया गया कि ये जो है तय करेंगे। तो चूंकि वहीं से व्यवधान था, कोतवाली भी टूटने का डर था, तो वो मुद्दा दब गया, लेकिन अब हाई कोर्ट के जरिए वो कार्य चालू है। तो इस तरह से हमने घोसी चीनी मिल के जो पानी, गंदे पानी की निकासी की बात है, ताल रतोय के जो है पर्यटन केंद्र को विकसित करने की बात है, जो ये रेल लाइन का मैटर था, ये कहीं पूरे देश में एक ऐसी रेल खंड है इंदारा से और दोहरी तक कि 5 रेलवे स्टेशन ये टाउन एरिया है, ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन वो उस पर सरकार ध्यान नहीं देती थी, अब जाके ध्यान दिया गया है, तो वो मतलब काम हुआ है। उसके लिए हमने काफ़ी जद्दोजहद किया था उस जमाने से। जीत के प्रति कितने आश्वस्त आप लग रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि यहाँ जीत हमारी सुनिश्चित है, और हम आश्वस्त हैं पूरी तरह से। जब आपके नाम की घोषणा हुई उस समय आपके समर्थकों में एक खुशी आई होगी, एक खुशी की लहर आई होगी, तो क्या जब आप घोषणा होने के बाद आए तो यहाँ पर लोगों से जब मुलाकात हुई तो जो पुराने लोग आपके समय के लोग रहे होंगे उन लोगों ने इसका स्वागत किया? बिल्कुल स्वागत किया, हर तरफ। अभी कल मधुबन मीटिंग थी, क्षेत्र में हम घूमे, सारे लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं कि ये सबको जानते हैं, पहचानते हैं, फ़ोन उठाते हैं, नहीं उठाते तो मिला लेते हैं, इसलिए ये जो है हमारे लिए उचित प्रत्याशी ठीक है। मुखातिब थे आप बालकृष्ण चौहान से, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, और इनका कहना यह है कि इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में जब ये सांसद थे तो इन्होंने तमाम ऐसे काम किए जो निश्चित रूप से पब्लिक के लिए एक नज़ीर बना, जो आम जनता उसके लिए एक नज़ीर बना, और आने वाले दिनों में अगर इस क्षेत्र की जनता इनको मौका देती है तो और भी बड़े काम जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उन तक पहुंचाने का काम वो उनकी टीम के द्वारा किया जाएगा। कहीं ना कहीं से अगर हम घोसी लोकसभा की बात करें तो घोसी लोकसभा में अभी 3 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। अरविंद राजभर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल, वैसे ही राजू राय समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल, बहुजन समाज पार्टी का चूंकि किसी से गठबंधन नहीं है तो उन्होंने अपना एक तनहा प्रत्याशी जो है उतारा हुआ है। अब यहाँ की जो लड़ाई है वो जो 1 तारीख है अंतिम चरण का जो मतदान है, उस दिन देखने के बाद जो वोटर हैं वो किस करवट बैठेंगे ये वक्त बताएगा। लोकसभा 2024 का जो चुनाव है उसकी जो रणनीति है वो तैयार हो चुकी है, सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अगर हम बात करें तो मैं घोसी लोकसभा क्षेत्र में हूं और मऊ में हूं। यहाँ पर अंतिम चरण में चुनाव है और हमारे बीच में पीडीए के गठबंधन के प्रत्याशी राजू राय जी हैं। हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ विजन है और क्या कुछ ऐसे आयाम हैं जिनको लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। जी आपका स्वागत है, और एक सीधा सवाल आपसे कि क्या आपको लगता है कि जो विकास होना चाहिए मऊ का वो विकास हुआ या नहीं? देखिए, जो इस समय के चुनाव में प्रत्याशी आज की तारीख में तय हो गए हैं, मऊ के घोसी से जो भी प्रत्याशी होंगे, बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि आपने भी सुना होगा कि अगर जन नेता बनना चाहते हो, एमपी एमएलए मंत्री बनना चाहते हो, जितना चाहते हो तो जनता के बीच में रहो, जनता की सेवा करो, जनता का काम करो, क्षेत्र के विकास में अपनी सहभागिता दो। विकास नहीं हुआ ऐसा बात कहना बेमानी होगा। यहाँ बड़ा मुद्दा हो गया। एक तो जो 2 लोग आए हैं इनको आप अपनी पत्रकारिता में अगर अपने लाइब्रेरी आर्काइव में भी जाएंगे तो कोई एक फुटेज नहीं मिलेगा जो कभी क्षेत्र में रहे हो। जैसे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पुत्र आए हैं, 17 में बलिया, 22 में बनारस, 24 में यहाँ आ गए। एक माननीय सांसद जी, पूर्व सांसद जी हैं तो उसके बाद कभी आए नहीं। 10 अगर ये अवधारणा, विकास बाद में आता है, ये अवधारणा बन जाए कि सांसद और विधायक बनने के लिए क्षेत्र में रहकर क्षेत्र की जनता के दुख सुख में रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चुनाव से इन पहले आओ और ये जात प्लस वो जात का चुनाव लड़ जाओ, जीत जाओ,
तो फिर तो विकास की बात बहुत काल्पनिक हो जाएगी, बेमानी हो जाएगी। विकास कौन करेगा? जिसकी जिम्मेदारी रहेगी कि मुझे क्षेत्र में रहना है, क्षेत्र के लोगों को जवाब देना है कि सड़क क्यों टूटी हुई है, बिजली क्यों नहीं आ रही है, अस्पताल में सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध है, और जो महामारी आ रही है चाहे दुर्घटना, वहाँ क्यों आप खड़े नहीं हैं। इस चीज़ पर चुनाव होगा। अब लोग नए नए आ जाते हैं, आज से पहले कोई विकास ही नहीं हुआ। मुझे नहीं पता आप कहाँ से हैं, लेकिन मैं 2014 में चुनाव लड़ा था। हमारी सरकार उसके बाद 2 साल के लिए थी। आजमगढ़ से मऊ के लिए जो सड़क 4 लेन है वो भी हम लोगों ने बनवाया है, मतलब मैंने व्यक्तिगत प्रयास से बनवाया है। सारे विधानसभा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनवाया, जहाँ बैठे हैं यहाँ का अंडरग्राउंड केबलिंग करवाया, सारी सड़कों का निर्माण करवाया। और जो बाकी सरकार आती है लिपापोती करना, और एक डायलॉग हो गया कि आज से पहले किसी ने नहीं किया। कल्पनाथ राय की लेकर नाम लेकर राजनीति सारे करते हैं, कल्पनाथ राय की बात से शुरू करते हैं, सब कल्पनाथ राय बनना चाहते हैं, लेकिन वो भाषणों तक सीमित रह जाता है। मैं तो जनता से आपके माध्यम से ये अपील करूंगा कि अगर आप गलत डॉक्टर के पास जाएंगे तो इलाज भी गलत ही होगा। पहली अवधारणा ये, अगर विकास चाहते हैं तो ये सोचिए कि आपके बीच में पिछले 10 सालों से कौन रहा है। अगर कोई अन्य चेहरा याद आता हो कि जब कोरोना हुआ था, महामारी हुई थी, लॉकडाउन हुआ था, बाढ़ आया था, कटान आया था, ट्रेन दुर्घटना हुई थी, तो कहीं कोई चेहरा दूर दूर तक भी याद आ रहा तो उनको वोट देना। अगर गलत जगह वोट दोगे तो विकास की बात खाली चट्टी चौराहों पर करते रह जाओगे, भाषणों में करते रह जाओ, विकास नहीं होगा। अगर हम बात करें तो बतौर राजीव राय एक समाज सेवी भी हैं, एक राजनेता भी हैं, तो जो जनता का जो मूड है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चुनाव जीत के यहाँ से आते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकताएं यहाँ के लिए क्या होगी? देखिए, जनता का मूड है जो आएगा, तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ है, मैं गिना दूं। ये जहाँ हम लोग बैठे हैं ये बुनकरों का शहर है, आपको पता होगा। जिस तरह से देश में किसान कई इलाकों में भूखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं, हमारे बुनकर भाई भी भूखमरी के कगार पर चले गए हैं। और अगर तत्काल इसका ध्यान नहीं दिया गया तो इससे कई नुकसान होंगे। नेताजी थे, हमारी सरकार थी, 72 रुपया में फ्लैट रेट पर बिजली दे दिए थे। इतने सालों में इनका उत्पाद का कीमत तो नहीं बढ़ा, रॉ मटेरियल का, बिजली का ओवरहेड्स इतने बढ़ गए कि अपने बोझ तले दब रहे हैं। सरकार से बाकी अगर लूम को अपग्रेड करना चाहें तो कोई सुविधा नहीं है। तो अगर मान लीजिए बुनकर बन जाए, कितने लोगों का रोजगार है, कितने लोगों का परिवार चल रहा है। सबसे ज़रूरी है रोजगार उपलब्ध कराना, बुनकरों के लिए आगे काम करना, जिनके सस्ते इनका काम प्रोडक्शन सस्ता हो, मार्केट में माल अच्छा मिले, सुविधाएं मिले। ये इलाका जो है, यहाँ के बहुत सारे लोग, आप कभी सुबह जाते होंगे तो सड़कों के दोनों तरफ नौजवान हमारे दौड़ते थे कि पुलिस में और आर्मी में भर्ती होंगे, परिवार बदल जाएगा। जैसा कि हमारे घोषणा पत्र में है कि अग्निवीर को हम ख़त्म करेंगे, पुलिस भर्ती को कायम करेंगे। जब तक बिजली और सड़क का व्यवस्था नहीं होगा कोई आएगा नहीं। भौगोलिक स्थिति देखिए, बड़ी बड़ी कल्पना नहीं, बातें नहीं की जाती, भाषणों में बोल देते हैं हम सिंगापुर बनाएंगे, हम लंदन बनाएंगे, वो फर्जी नेता होते हैं। यहाँ का मूलभूत स्ट्रक्चर को हम सुधारेंगे। हमारे नौजवानों को जिसको नौकरी नहीं मिली, रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े, ऐसे हम व्यवस्था करेंगे। स्मॉल और माइक्रो लेवल की इंडस्ट्रीज के भौगोलिक स्थिति के हिसाब से मैं पढ़ा लिखा हूँ, देश के दुनिया के 72 देशों में घूम चुका हूँ, मुझे हर जगह का अनुभव हूँ, गरीबी से उठाऊँ, इसलिए गरीबों का दर्द भी जानता हूँ। यहाँ के नौजवानों को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो यही नौजवान एंटी सोशल एलिमेंट के शिकार हो जाते हैं, सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूँ, जो सरकार ने योजना बनाई अग्निवीर, हमारा देश इतना बड़ा है, जो हमारा सैनिक सियाचिन में ड्यूटी करता था वहीं रेगिस्तान में भी करता था। 4 साल में तो एक ही जगह से रिटायर हो जाएगा। 17 साल की उम्र में भर्ती, 21 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है तो क्या आप आपराधिक गिरोह के लिए सॉफ्ट टारगेट में वेल ट्रेंड आदमी है, कुछ भी करेगा? ये बहुत दूर तक सोच है। छोटी सोच रखोगे ना, विजन। कल्पनाथ राय का नाम क्यों लेते थे? उनके पास विजन था, फ्लाईओवर से लेके और रोड सड़क जो बनाते थे। तो मेरी प्राथमिकता यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, प्राइवेट अस्पतालों में लोग भरे पड़े हुए हैं, सरकारी अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं है, हर आदमी प्राइवेट अस्पतालों को सहन नहीं कर सकता। शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत जैसे सड़कें, बिजली, और यहाँ सब कुछ ठीक करने के बाद छोटे और मध्यम उद्योग लगाकर, यहाँ के जैसे मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूँ, बुनकर हैं, अगर कोई बड़ा व्यापारी यहाँ आए, यहीं मैं एक्सिबिशन लगाऊँ, माल यहीं खरीद ले, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बचेगा। ये बेचारे धागे बाहर से ले आते हैं, लूटते हैं, धागे यहाँ मिल जाए, उनकी सब्सिडी और बिजली का रेट मैं कम करा दूं तो यही फलने फूलने लगेगा, कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा।
हम ऐसा सेंटर खोलें जहाँ बच्चों को निःशुल्क कोचिंग हो बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाने के लिए, और लगातार उनको मैं ट्रेनिंग दिलवाता रहूं कि भर्तियों में चले जाए। लेकिन बच्चे के सामने ये भी नहीं होना चाहिए, क्या होता है जब बच्चा 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत करता है और पेपर लीक हो जाता है, नौकरी नहीं लगती, तो सरकारी नौकरी को उनको बच्चों को समझाना होगा। सरकारी नौकरी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन एकमात्र विकल्प नहीं है। अगर नहीं हुआ तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आओ हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, आर्मी में जाने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग्स होती है वो देते हैं, आप आगे बढ़ो। उनको काउंसलिंग करना, नौजवानों को रोजगार दिलाना, नौकरी हो या अपना रोजगार हो, तभी सर्वांगीण विकास होगा। नहीं तो खाली कल्पनात राय के भाषणों तक, नेताओं के बड़बोलेपन तक सीमित रह जाएगा। एक सवाल मन में उठता है, और आपने बहुत ही अच्छा एक सही चीज़ फरमाया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, मूलभूत सुविधाएं। लेकिन जो विपक्षी लोग हैं, जैसे मैं अरविंद राजभर की बात करूं, तो उन्होंने ये बताया कि वो सिर्फ विदेशों में ही रहते हैं, उनकी सारी कमाई विदेश में जाती है। वो सिर्फ आपकी बात उन्होंने कहा कि वो विदेश में ही रहते हैं, उनके हॉस्पिटल विदेश में है, तमाम चीज़ें हैं विदेश में, वो यहाँ पर सिर्फ चुनाव में आते हैं और चुनाव के बाद चले जाते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैं अरविंद राजभर, उनके पूरे पार्टी और खानदान को आपके माध्यम से चुनौती देता हूं कि ये 10 सालों में जब कोरोना आया, आप घरों में दुबके हुए थे और आपके पिताजी मंत्री थे, दुर्गेश राजभर नाम का लड़का, भजहुआ का, आपको पता होगा, यूट्यूब पर समाचारों में खूब चला था, आपसे गुहार लगाया कि हम लोग मलेशिया में चाइनीज अपराधियों के चुंगल में फंसे हैं, बचा लीजिए, तो हाथ उठा दिया, राजीव राय लेकर आया। अरविंद राजभर झूठ और बड़बोलेपन, बेशर्मी के पराकाष्ठा पार कर रहे हो। टंगुनिया का अवधेश राजभर बुर्किना फासो में मरा पड़ा था और आप लोग से गुहार लगा रहा था, आप उसके दरवाजे तक नहीं गए, मैं उसकी बॉडी लेकर आया। बड़ा गांव में बाबूलाल राजभर के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, गोद लिया हूँ, तमाम दर्जनों हो जाएंगे। यहाँ अगर कोरोना काल में आपकी एक तस्वीर हो, कहीं कुछ करते हुए हो, लॉकडाउन में एक तस्वीर हो, ट्रेन दुर्घटना में एक तस्वीर हो, बिंटोलिया के बाढ़ में एक तस्वीर हो, कटान में एक तस्वीर हो, किसी के दुख सुख में एक तस्वीर हो, किसी 4 लोगों की जिंदगी बनाए हो, तो खुले मन से चुनौती देता हूँ। ये झूठ और बकवास और अहंकार ही जो है ना आपको बर्बाद कर रहा है। इस झूठ और बकवास में दूर रहो। यहाँ के जनता से पूछो, 20 दिन महीने में यहाँ रहता हूँ और सबके शादियों में, सबके गमी में, सबके दुख सुख में जाएगा। और आप पत्रकार महोदय दोनों का प्रोफाइल खंगाल लीजिएगा सोशल मीडिया पर, आजकल तो कोई जुबानी नहीं है ना। आप देखिए कौन यहाँ दिखता है, कभी दिखे हो? आपको बलिया से लोगों ने वोट दिया, बांसडी में भाग के चले गए बनारस, बलिया वालों के लिए नहीं हुए, बनारस में लोगों ने वोट दिया, भाग के चले आए घोसी। जीतने और हारने के लिए जहाँ जीतेंगे वही चुनोगे। इतनी सेवा करते थे बांसडी वालों को, क्यों नहीं सेवा किया? सिर पर रखकर क्यों नहीं सेवा किया? मैं तो 14 में चुनाव हार गया और लगातार यहाँ बना रहा हूँ। मेरे पास भी विकल्प था आपकी तरह, कभी इधर कभी उधर, कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से, कभी इस क्षेत्र से उस क्षेत्र के, न तो क्षेत्र को छोड़ा, न तो पार्टी को छोड़ा, न लोगों की सेवा को छोड़ा। इसलिए आप बोलते रहिए, जितना आप लोग बोलोगे आप स्टार प्रचारक हमारे हो। आपका बोलना, जो ही आप ये बात कहते हो, लोगों के दिमाग में कौन होता है, अरे यार कोरोना में तो ऑक्सीजन राजीव राय ने दिया था, घर घर अनाज तो राजीव राय ने पहुंचाया था, बाढ़ में तो तिरपाल अनाज लेकर राजीव राय ढूंढ रही, क्यों ऐसा बोल रहा है? तो आप लोगों की ऐसी वाणी मेरे लिए बहुत अच्छी साबित होती है। आप हमारे स्टार प्रचारक को करते रहो। और अभी हम मुखातिब थे यहाँ घोसी लोकसभा से जो पीडीए के प्रत्याशी हैं राजीव राय, जो कि वरिष्ठ समाजसेवी हैं और पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। यहाँ की जो ज़मीन है उसको खूब समझते हैं और मैंने पहले भी बताया था कि ये कल्पनाथ राय की धरती है। निश्चित रूप से जो यहाँ के वोटर हैं वो समझदार हैं और आने वाले 1 तारीख को यहाँ के जो वोटर हैं वो किस करवट बैठेंगे ये 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल मऊ से मुझे दीजिए इजाज़त। अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप श्रीवास्तव, मऊ। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बने रहें यूपी की बात के साथ।